नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है 15 दिन से बुखार में तड़पती माँ को भी दोनों बेटे जब एक दूसरे पर टालते रहे तो घर आया वो मेहमान जिसने उन्हें उनकी पहचान याद दिलाई। फिर वृद्ध माँ ने बेटे बहू को वो सबक सिखाया कि पूरे गांव में मिसाल कायम हो गई। आखिर ऐसा क्या किया उस वृद्ध माँ ने? आइए जानते हैं। सुष्मिता जी के पति मनोहर बाबू की तबीयत पिछले काफ़ी समय से बहुत खराब हो रही थी। पहले तो बस खांसी जुकाम की समस्या ही रहा करती थी। इलाज करवाते रहे पर कोई ढंग का उपाय न मिला। डॉक्टर से पूछा तो बस यही बताया कि बदलते मौसम के कारण हल्का बहुत नज़ला जुकाम हो जाता है और फिर इस उम्र में मौसम बदलने पर खांसी जुकाम या बुखार की शिकायत तो बिल्कुल मामूली सी बात है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब यह बात तो वे लोग भी समझ गए, इसीलिए उन्होंने भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे मनोहर बाबू का शरीर कमज़ोर होने लगा था। अक्सर ही वह बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाया करते थे और अपने आप को और अपनी पत्नी को परेशान ना करने के इरादे से कई बार मनोहर बाबू छोटी मोटी बीमारियों को तो नज़रअंदाज करते रहते थे और ऐसे ही उन्होंने लगातार खांसी वाली बात को भी खुद ही टाल दिया। कई बार बच्चों ने कहा भी कि पापा डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन मनोहर बाबू हर बार बात को बस ऐसे ही टाल दिया करते। जब भी कोई उनसे चिंता जताते हुए यह कहता कि आप डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं आते, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई या कल को कुछ ज़्यादा परेशानी हो गई तब हम क्या करेंगे, तो मनोहर बाबू हंसते हुए यही कहते, अरे बेटा तुम क्यों परेशान होते हो, अभी नहीं जाऊंगा मैं तुम लोगों को छोड़कर। इतनी जल्दी तो मैं उस भगवान के यहाँ भी नहीं जाऊंगा। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तो मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारियां भी नहीं निभाई। ऐसे में यूं बीच मझधार में अपनी आधी जिम्मेदारियों को छोड़कर तो मैं कहीं नहीं भागूंगा। अगर वह भगवान भी मुझे बुलाएगा ना, तो भी मैं चाहे हाथ जोड़कर उससे मैं कुछ समय की ही मोहलत मांग लूं, लेकिन जब तक अपने सारे बच्चों की शादी ब्याह ना कर दूं, तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो उनके बच्चे भी उनसे यही कहते कि पापा ऐसा क्यों कहते हैं, अभी तो आपको बहुत दुनिया देखनी है। अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपसे बड़े बड़े भी अभी इस दुनिया में है ना। न जाने कितने लोग घूम रहे हैं ऐसे, लेकिन आप हैं कि अपने आप को ही पता नहीं कितना बड़ा बूढ़ा समझ लिया है। अब आप अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान किया कीजिए। अपने बच्चों को अपने लिए यूं परेशान होता देखकर मनोहर बाबू उन्हें समझाया तो करते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल को यह सब देखकर सुकून भी मिलता था। सुकून इस बात का कि मेरे बच्चों को मेरी कितनी परवाह है। जहाँ आजकल के ज़माने में बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, वहाँ मेरे बच्चे अभी मेरी कितनी कदर कर रहे हैं। और कई बार अपने बच्चों के बारे में यही सब बातें करते हुए मनोहर बाबू सुष्मिता जी से बहस भी करने बैठ जाया करते थे, क्योंकि मनोहर बाबू अपने बच्चों को देखकर खुश तो होते ही थे, साथ ही हमेशा यही कहते कि मेरे बच्चे मेरा जितना ख्याल रखते हैं, जितनी मेरी परवाह करते हैं, आज के ज़माने में किसी के बच्चे इतना नहीं करते। तुम देखना, हमारे बुढ़ापे में भी यह हमारा ऐसे ही साथ देंगे। और सुष्मिता जी उनसे हमेशा यही कहा करती कि वक्त का कुछ पता नहीं चलता। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा ऐसे ही रहें जैसे वह अब हैं, पर समय का कुछ पता नहीं चलता। दुनिया बहुत बदल गई है और आज के ज़माने में इंसान से ज़्यादा पैसों की कीमत हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि आपकी बात सच हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो अभी तो हम दोनों सही सलामत जिंदा हैं,
लेकिन भगवान न करे कल को अगर हमारी आंखें बंद हो गईं तो हमारे बेटे अपनी बहन के साथ न जाने कैसा बर्ताव रखें, और फिर माँ बाप के अलावा किसी का कोई नहीं होता। आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अभी सब कुछ हमारे ही हाथों में है, इसीलिए हमें अपने बच्चों के साथ साथ अपने बुढ़ापे के बारे में भी सोचना चाहिए। और अक्सर उन दोनों की बहस इसी बात पर आकर हो जाया करती थी, क्योंकि मनोहर बाबू कहते कि मुझे अपने लिए कभी ऐसा कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। मेरे बच्चे मेरे बारे में मुझसे भी ज़्यादा सोचते हैं। अब अपनी अपनी जगह पर दोनों ही सही थे। ना तो सुष्मिता जी पूरी तरह गलत थीं और ना ही मनोहर बाबू पूरी तरह से अपनी बात पर सही थे। कुछ हद तक दोनों ही अपनी जगह सही थे, लेकिन सुष्मिता जी की बात मनोहर बाबू समझ ही नहीं सके और ऐसे ही समय अपनी गति से बढ़ता रहा। अब तक सुष्मिता जी के दोनों बेटे, जो कि घर में सबसे बड़े थे, उन दोनों से छोटी सुष्मिता जी की एक बेटी थी, जो अभी तक तो कुंवारी ही थी और अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर ही रही थी। सुष्मिता जी के पति मनोहर बाबू की तबीयत अब दिन पर दिन और ज़्यादा खराब होने लगी थी। इधर जब बहुत दवाई गोली करवाने पर भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था, तो सुष्मिता जी ने मनोहर बाबू से अपनी बेटी की शादी की बात कही। मनोहर जी, जो कि अभी बेटी को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करना चाहते थे। उन्हें भी अपनी बिगड़ी हुई स्थिति दिखाई दे रही थी। काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी उनके रोग का कोई निवारण नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में मनोहर बाबू भी बहुत चिंतित थे, यही सोचकर कि यदि वह बेटी का विवाह जल्दी कर देते हैं तो उसका भविष्य बर्बाद न हो जाए, और यदि बेटी का विवाह ना करें तब भी, क्योंकि वे अपनी अधूरी जिम्मेदारियों को छोड़कर तो ईश्वर के यहाँ भी जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्हें सबसे अच्छा उपाय यही लगा कि एक बार अपने बेटों को बैठाकर उनसे भी सलाह मशवरा कर लिया जाए। इधर सुष्मिता जी की दोनों बहुएं, बड़ी बहू किरण और छोटी बहू वीना, दोनों ही अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रही थीं। सुष्मिता जी के घर में उनकी एक 5 साल की पोती भी थी और छोटी बहू, जिसकी शादी को अभी 1 साल होने वाला था। दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती थीं। ना ही तो किरण कभी वीना से बहस करती और ना ही वीना कभी किरण को उल्टा जवाब दिया करती थी। घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, जिसके चलते मनोहर बाबू पूरी तरह से हर एक चिंता से मुक्त थे, सिवाय इसके कि अभी तक उनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी और इस चिंता से वे मुक्त होना चाहते थे, लेकिन बेटी का भविष्य बर्बाद भी नहीं करना चाहते थे। तो आखिरकार शाम के समय उन्होंने अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं को अपने कमरे में बात करने के लिए बुलाया। अपने माता पिता के बुलाने पर दोनों बेटे उनके पास आ गए और साथ ही दोनों बहुएं भी थीं। मनोहर बाबू ने अपने बेटे और बहू के सामने अपने मन की बात रखी। साफ शब्दों में उन्होंने उन्हें कहा कि बेटा, इन दिनों मेरी तबीयत का जैसा हाल है, उसे देखकर मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कब तक तुम लोगों के साथ हूँ और कब तक नहीं, यह मैं खुद भी नहीं जानता। ऐसे में मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपनी अधूरी जिम्मेदारियों को छोड़कर ही इस दुनिया से विदा लूँ, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारी बहन की पढ़ाई भी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसीलिए मैंने तुम चारों को बुलवाया है। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तुम्हारी बहन मानवी की शादी कर देनी चाहिए या फिर नहीं? अपने पिता की बात सुनकर बड़ा बेटा करण बोला, पापा आप परेशान मत होइए, आपका इलाज तो चल ही रहा है, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप अभी से ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको कुछ हो जाएगा? आपको कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत तो रखिए। और फिर बेटे और बहू ने यही कहा और उन्हें हिम्मत दी,
लेकिन मनोहर बाबू को हिम्मत के साथ साथ किसी और चीज़ की भी ज़रूरत थी, और वह थी उनके बेटे और बहुओं की सलाह की। यहीं उन्होंने अपने बच्चों से कहा और जानना चाहा कि उन्हें शादी कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तब एक बेटे ने कहा कि पापा, इस बात से कोई परेशानी नहीं है। आप अगर अपने हाथों से उसका कन्यादान करना ही चाहते हैं तो आप उसकी शादी करवा दीजिए। एक से एक रिश्ते हैं उसके लिए। यहाँ दौड़े चले आएंगे दरवाजे पर। वह तो हम ही हैं जिन्होंने अभी तक मना कर रखा है, वरना उसके लिए रिश्ते वालों की तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। किसी काम में कम थोड़ी है हमारी बहन। वहीं दूसरी ओर दूसरे बेटे ने कहा कि पापा, अगर आप चाहें तो शादी करवा दीजिए, वरना रहने दीजिए। अभी वह थोड़ा और पढ़ लेगी। अगर उसका सपना है कि वह कुछ करे तो हमें उसके सपनों के बारे में भी सोचना चाहिए। वे लोग यहीं सोचने लगे। फिर मनोहर बाबू ने उनसे कहा कि बहुओं, तुम एक काम करना। एक दो दिन में तुम मानवी से जानने की कोशिश करो कि उसका मन क्या कहता है। क्या वह अभी शादी करना चाहती है या आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती है। जो वह चाहेगी वही होगा। अगले दिन से बहू धीरे धीरे अपने अपने तरीके से उससे पूछने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर भी जब उन लोगों ने मानवी से बात की तो पता चला कि मानवी उन सबकी बातें पहले ही सुन चुकी थी। मानवी ने अपने मम्मी पापा की बातें पहले ही सुन ली थीं। जब मनोहर बाबू और सुष्मिता जी उनकी तबीयत को लेकर परेशान थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जब मनोहर बाबू ने कहा था कि वह अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करना चाहते हैं, इन सब बातों के चलते मानवी ने अपने पिता के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि भाभी, आप पापा को बता दीजिएगा कि मुझे उनके किसी भी फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। पापा मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे वह सही होगा। इसीलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पापा मेरी शादी करवा दें। मेरे लिए मेरे पापा की खुशी ही सब कुछ है। आखिरकार अब मानवी के लिए मनोहर बाबू ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी। इधर मानवी अपने माँ बाप की खुशियों को देखकर वह भी बहुत खुश थी, लेकिन मन में वह सोच बैठी थी कि अब शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। वह जो पढ़ना चाहती थी, जीवन में कुछ बनना चाहती थी, वह अब कभी संभव नहीं है। लेकिन उसे अपने सपने के टूटने का जितना दुख था, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने अपने पापा के सपने को पूरा किया। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब मनोहर बाबू ने और पूरे परिवार ने मिलकर अपनी बेटी मानवी को हंसी खुशी अपने घर से विदा कर दिया। मानवी की शादी के बाद घर में दोनों बहुएं मनोहर बाबू के पोते पोती, उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटे और बहुएं थे। मनोहर बाबू को और सुष्मिता जी को अपने इस भरे पूरे परिवार में बेटी की इतनी कमी भी महसूस नहीं हुई। और फिर एक न एक दिन तो हर बेटी के माता पिता को यह दिन देखना ही पड़ता है। बस यही सोचकर वे दोनों भी खुद को समझा लिया करते थे। बस कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन अचानक मनोहर बाबू जो रात को सोए तो सुबह उठकर जागे ही नहीं। सुष्मिता जी ने सुबह उठते ही उन्हें कई आवाज़ लगाई, लेकिन मनोहर बाबू होते तो जागते। अब मनोहर बाबू वहाँ पर नहीं थे। वहाँ तो केवल उनका नश्वर शरीर पड़ा हुआ था। जब कई बार पुकारने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो सुष्मिता जी उनके करीब आईं और पास आकर वे उनका हाथ पकड़कर उन्हें जगाने लगीं और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगीं। जब फिर भी उन्होंने कोई जवाब न दिया तो सुष्मिता जी की चीख निकल पड़ी। वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए अपने बेटों और बहुओं को बुलाने लगीं। कुछ ही देर में उनके दोनों बेटे और बहुएं भी कमरे में आ गए। जैसे ही वे लोग कमरे में पहुंचे तो देखा कि उनके पिता मनोहर बाबू का शरीर बिल्कुल निर्जीव अवस्था में बेजान खाट पर पड़ा हुआ था।
यह देखते ही अब तो घर में रोआ पीटन मच गई। सबका रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन सुष्मिता जी, वह तो शायद इस दुख को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थीं। उनके लिए यह सदमा बहुत बड़ा था और इसीलिए इस दुख से उभरने के लिए भी उन्हें शायद बहुत समय लगता, और इसीलिए वे बिल्कुल बेजान सी हो गईं। जिस दिन उनके पति की मौत हुई, लगातार उस दिन से अपने पति की 13वीं के दिन तक रोती रहीं, और फिर तो जैसे उनकी आंखें पत्थर की हो गईं। बस बैठी बैठी दीवारों को निहारती रहती। ना आंखों से आंसू आते, ना मुंह से आवाज़ निकलती। थोड़ी बहुत देर के लिए जब पोते पोती आसपास आ जाते तो उन्हें खिला लिया करती, और उनकी वजह से उनका भी दुख और मन बट जाया करता था। कुछ देर के लिए ही सही, पर वह अपने दुख से उबर आई थीं, लेकिन फिर से इसी शांति में विलीन हो जाती। ऐसे ही समय बीतता रहा, और समय के साथ सुष्मिता जी की छोटी बहू वीना को प्यारा सा बेटा हुआ। उसके बाद अब कहीं न कहीं परिवार में जितना भी दुख और जितना भी गम था, वह जैसे कहीं गायब हो गया। अब तो सब लोग बहुत खुश थे, और इन खुशियों से सुष्मिता जी को भी अपना दुख भूलने में बहुत मदद मिली। अब तो वह दुख को भुलाकर उस छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठी रहती और उसी से बातें करती रहती। उसके सहारे उनका ध्यान बढ़ने लगा, और अब धीरे धीरे अपने दुख से दूर होने लगी। इधर धीरे धीरे बहुओं में दरार बढ़ने लगी। इधर समय बढ़ रहा था और इधर बहुओं के बीच दरार बढ़ रही थी। उनके बीच में दूरियां आ रही थीं। अक्सर ही दोनों किसी न किसी बात पर लड़ जाया करतीं और अपने अपने पतियों को अपना अपना पक्ष बताया करतीं। अपनी गलती तो कोई नहीं बताता, लेकिन बेचारी बनकर दोनों दिखा देतीं, जिसके कारण बेटों की भी दिलों में दूरियां आ गईं, और अब वे दोनों भी एक दूसरे से कतराने लगे थे। समय के साथ यह दूरियां बिना बात बिना वजह भी बढ़ती रहीं। कभी एक बहू कहती कि दोनों टाइम मैं ही खाना क्यों बनाऊं, मैं क्या किसी की नौकरानी हूं। तो कभी दूसरी कहती, अरे मैं भी तो संग बराबर काम करवाती हूँ, वह तो नहीं दिखता। मैं जो तुम्हारे बच्चों के इतने नखरे उठाती हूँ, 4 बार उन्हें जो मांगे वह करके देती हूँ, वह दिखाई नहीं देता। और भी ऐसी हजारों बातें लेकर दोनों आपस में लड़ती रहा करती। धीरे धीरे घर में कलेश बढ़ी और उन लोगों का एक दूसरे के साथ रहना जैसे मुश्किल हो रहा था। अब तो दोनों में बंटवारे की नौबत आ गई। दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने मिलकर निश्चय कर लिया कि अब तो साथ रहना संभव नहीं है, अलग हो जाना ही सबसे बेहतर उपाय है। उन लोगों ने आपस में ही निश्चय कर लिया और फिर अपनी माँ यानी सुष्मिता जी को बताया। यह सब सुनकर सुष्मिता जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह कभी भी अपने बच्चों को 2 भागों में टूटते हुए नहीं देखना चाहती थीं। वह तो हमेशा ही अपने परिवार को एक साथ देखना चाहती थीं, और इसीलिए वे तो अपने बेटे और बहू को हमेशा समझाया करती थीं। लेकिन अब उनके बच्चों को उनकी बातें सुनना जैसे बहुत बुरा लगने लगा था। वह उन्हें समझाती तो उनकी बात सुनने से पहले ही कह देते कि बस माँ, आप जानती ही क्या हैं, अब हम लोगों के लिए एक साथ एक पास रह पाना संभव नहीं है। जब बहुत समझाने पर भी बेटे और बहुएं नहीं मानी, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम लोग निश्चय कर ही चुके हो कि तुम्हें अलग होना है, तो तुम मेरे तो क्या किसी के भी कहने से नहीं मानोगे। जो तुम्हें करना होगा वह तुम करके ही रहोगे। इसीलिए ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों बंटवारा करना ही चाहते हो तो ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वह करो। इस पर दोनों बेटों ने माँ को बीच बरामदे में कुर्सी डालकर बैठा दिया और आपस में बंटवारा करने लगे। घर में बने हुए कमरों से लेकर घर के अंदर रखे हुए बर्तनों तक, यहाँ तक कि एक एक चम्मच को गिनकर बराबर बराबर बांटा गया। हर एक चीज़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। घर के बर्तन हो, घर के कमरे हो, माँ बाप का खरीदा हुआ कुछ सामान हो,
या और कोई भी चीज़ हो। यहाँ तक कि बेटों ने अपनी माँ से उनके जेवर भी मांग लिए कि माँ, अब इस उम्र में आपको तो गहनों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपकी उम्र में यह सब पहनने का शौक थोड़ी होता है। अब आपकी बहुओं की उम्र है, इसीलिए आप अपने गहने ही दे दीजिए। हम आपस में बांट लेंगे। फिर अपने आप ही जाकर अपनी माँ की अलमारी से उनके गहने निकाल लाए और आपस में दोनों बहुओं ने आधे आधे जेवर बांट लिए। यहाँ तक कि एक हार जिसको आपस में बांटा जाना संभव नहीं था, लेकिन उस हार को भी दोनों बहुओं ने सुनार के पास जाकर आधा आधा बांट लिया। घर में अब तक सब कुछ तो बट चुका था, लेकिन एक माँ जो कुर्सी डालकर चौक के बीचों बीच बैठी हुई थी, वह समझी नहीं कि वह किस ओर जाए, अपने बड़े बेटे की ओर या अपने छोटे बेटे की ओर। बेटे और बहुएं बरामदे में बंटवारे के बाद रखा हुआ अपना अपना सामान लेकर अपने अपने हिस्सों में जाने लगे। धीरे धीरे करके जब वे लोग अपना अपना सामान ले जाते रहे, तब सुष्मिता जी ने उन दोनों से पूछा कि बेटा, तुमने हर चीज़ का बंटवारा कर दिया, यहाँ तक कि तुमने मेरे पास मेरे अपने गहने तक नहीं छोड़े। यहाँ तक कि मेरे अच्छे अच्छे कपड़े भी तुम्हारी पत्नियों ने आपस में बांट लिए। पर अब मुझे यह तो बताते जाओ कि मुझे तुम लोग कैसे बांटोगे? मुझे कहाँ रहना है? मेरी जिम्मेदारी तुम दोनों में से कौन उठाएगा? इस बात पर, इस सवाल पर दोनों ही बेटे एकदम चुप हो गए। ना ही तो बड़े बेटे के मुंह से एक शब्द निकला और ना ही छोटे बेटे के कुछ बोलने की हिम्मत हुई। बेटों के मुंह पर लगी इस चुप्पी ने सुष्मिता जी को उनका जवाब दे दिया और फिर कुछ देर तक यूं ही चुप बैठी रहीं कि तभी उनका बड़ा बेटा आया और बोला कि माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अब जब आपने सब कुछ हम लोगों को दिया है, तो हम दोनों ही आपकी जिम्मेदारी भी संभालेंगे। अब जैसे भी हो, है तो आप हमारी माँ ही ना, और आपका ख्याल रखने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए आज से एक हफ्ते आप अपने बड़े बेटे के पास खाना खाएंगी और एक हफ्ते अपने छोटे बेटे के पास। इस बात को सुनते ही सुष्मिता जी चौंक गईं और आश्चर्य से अपने बेटे की ओर देखने लगी और बोली, अरे वाह बेटा, तुम दोनों एक एक हफ्ते तक मेरा खर्चा उठा लोगे। चलो अच्छा है, वरना मुझे तो लगा था कि कहीं तुम लोग मुझे किसी आश्रम का पता न बता दो, क्योंकि जहाँ पहले तुम लोग दिन रात एक दूसरे के लिए मरे जाते थे, वहीं अपने पिता के इस दुनिया को छोड़कर जाते ही तुम लोग एक दूसरे को मारने के लिए तुले जा रहे हो। यह कहती हुई सुष्मिता जी अपनी कुर्सी से उठीं और अपने कमरे में जाकर लेट गईं। दोनों बेटे और बहुएं भी अपना अपना सामान लेकर अपने अपने हिस्से में आ गए। दोनों बेटे और बहुएं न्यारे हो गए। अब सबका अपना अपना कमाना और अपना अपना खाना। सब अपने अपने बच्चों की परवरिश अपने हिसाब से कर रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा और उनके बच्चे बड़े होने लगे थे। लगभग साल डेढ़ साल तक जब तक सुष्मिता जी के हाथ पैर चलते रहे, तब तक तो दोनों बहुएं बनाकर खिला दिया करतीं, क्योंकि सुष्मिता जी उनके यहाँ जितना खाती थीं, उतना ही उनकी चाकरी भी करवाती थीं। सुष्मिता जी तो यह सोचकर उनका हाथ बटाया करतीं कि चलो, यह तो मेरा अपना ही घर है और मेरे अपने ही बच्चे हैं, मैं इनके लिए अगर कुछ कर दूं तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन उनकी बहुएं उन्हें यही सोचकर रोटी दिया करती कि क्या हुआ अगर खाती है, इतना काम भी तो करवा देती है। अगर यह बुढ़िया ना हो तो काम संभालना बड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जिस हफ्ते जिस बेटे के पास वह खाना खाया करती, उसके बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल तैयार करके भेजना और भी बहू के साथ हाथ बटा देना, यह सब वह कर दिया करती थीं,
जिसके कारण उनकी बहुओं को उनकी रोटियां खटकती नहीं थीं। लेकिन एक दिन सुष्मिता जी को बहुत तेज बुखार आ गया और वे अपनी खाट से उठ भी नहीं पाईं। जब सुबह सुबह स्कूल जाने का बच्चों का समय हो गया, लेकिन फिर भी उनकी दादी उन्हें तैयार करने को नहीं आई, तो बहू ने अपने बच्चों को उनके कमरे में भेजा। बच्चों ने वापस आकर बताया कि माँ दादी बीमार हैं, उन्हें बहुत तेज बुखार है। अब बहुरानी यह सुनते ही माथा सिकोड़ कर बोली, हे भगवान, यह और आफत है। अब तुम लोग जाओ, जाकर अपने आप नहा लो और हाँ, तैयार होने के लिए मेरा इंतज़ार मत करना, मैं खाना बना रही हूँ। नहा कर अपने अपने कपड़े लेकर दादी के कमरे में चले जाओ, वह तुम्हें तैयार कर देंगी। और हाँ, कमरे में जो नीली वाली गोली है वह भी ले जाकर उन्हें दे दो, खा लेंगी तो बुखार उतर जाएगा। अपने बच्चों के लिए लंच पैक करती हुई उनकी बड़ी बहू किरण बोली, तो उसके बच्चे अपनी दादी के कमरे में नहा धोकर चले गए कि दादी हमें तैयार कर दो। जबकि सुष्मिता जी की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी, इसीलिए हिम्मत जुटाई और उठकर अपने पोते पोतियों को तैयार कर दिया और कहा कि बेटा, जाकर अपनी माँ से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। भूखे पेट दवाई नहीं खाऊंगी, वरना नुकसान कर जाएगी। माँ से कह दो कि वो मेरे लिए थोड़ा सा हलवा बना देंगी। बच्चों ने ऐसे ही जाकर अपनी माँ को कह दिया। इस पर किरण बोली, हाँ हाँ, दे दूंगी। तुम लोग जल्दी जल्दी अपने बैग उठाओ और बैग में अपने लंच बॉक्स डालो। मैं तुम लोगों को बस तक छोड़ने के लिए चलती हूँ। गैस बंद करती हुई किरण ने रात की सूखी रोटी और जिस पर उसने तेल लगा दिया था, उस पर थोड़ी सी सब्जी रखी और अपनी सास के कमरे में ले गई और वहीं टेबल पर प्लेट रखती हुई बाहर निकलती हुई बोली, माँ जी, अभी इसी से दवाई खा लेना, बहुत देर हो रही है, बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना है। यह कहती हुई वह निकल गई और कुछ देर बाद बच्चों को छोड़कर आ गई। आई तो देखा कि उसकी सास दवाई खाकर आराम कर रही थी। वह जाकर किचन में अपना काम निपटाने लगी और थोड़ी देर बाद खाना बनाकर अपनी सास को आवाज़ दी और बोली, अरे माँ जी, अब तो आपको गोली खाए भी काफ़ी समय हो गया, अब तो बुखार उतर गया होगा आपका। सुनिए जी, जाकर देखिए आपकी माँ को बुखार तो नहीं है। किरण ने कहा तो करण कमरे में जाकर अपनी माँ को देख कर आया। उसकी माँ कपड़ा ओढ़कर लेटी हुई थी। करण ने कपड़ा हटाया और छू कर देखा तो बोला कि माँ, अब तो तुम्हारा बुखार उतर गया है। इस पर सुष्मिता जी ने कहा कि हाँ बेटा, अब फ़ायदा लगा है मुझे, वरना सुबह से इस खाट से उठा नहीं जा रहा था। इतने में करण का लंच बॉक्स पैक करके अपनी सास के कमरे में ही किरण आई और लंच बॉक्स करण के हाथ में थमाती हुई बोली, यह लो तुम्हारा डब्बा और टाइम से अपने ऑफिस चले जाओ। अब तो माँ जी ठीक हो गई हैं, यह मेरी मदद करवा देंगी। तुम जाओ, जाकर अपना काम देखो। दरअसल किरण ने अपने पति का हाथ बटाने के लिए घर पर कपड़े सिलना शुरू कर दिया और इसीलिए किरण के किचन का काम अक्सर उसकी सास संभाल लिया करती थी। इधर अब करण अपने ऑफिस चला गया और किरण अपनी सास के आगे रोटियां रखती हुई बोली, माँ जी, अब मैं बैठ रही हूँ कपड़े सिलने। किचन में वैसे अधिकतर खाना बना हुआ है, दोपहर को बच्चे आएंगे तब गरम गरम खाना बना देना। मैं कपड़े सिलने जा रही हूँ, आप जाकर किचन देख लीजिए। कुछ नहीं करना, बस सब्जी खलाकर आटा फ्रिज में रख देना। और हाँ, सिंक में जो बर्तन भरे हुए हैं, बस वह बर्तन साफ करके किचन में झाड़ू पोछा कर देना। अरे बाप रे, झाड़ू पोछा से याद आया कि आज जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं तो सुबह घर साफ ही नहीं कर पाई और अब मेरे पास टाइम नहीं है माँ जी। फटाफट खाना खाकर बस यह सब काम निपटा देना और हाँ, घर में झाड़ू पोछा भी कर देना। मैं अपना काम कर लेती हूँ, ज़रा 2 पैसे आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। सुष्मिता जी अब थोड़ी बेहतर थीं, तो वह अपनी खाट से खड़ी हुईं और उठकर वह सब काम करने लगीं। लेकिन इधर बहुरानी की मंशा तो कुछ और ही थी।
जैसे ही वह काम निपटाकर अपनी बहू के पास आईं, वैसे ही उनकी बहू अपनी कमर पकड़कर बैठ गई। हाय रे मेरी मैया, मेरी तो कमर टूट गई। आह, कितना तेज दर्द हो रहा है। अब कपड़े कैसे सी पाऊंगी मैं? परेशान होने का नाटक करती हुई किरण बोली तो सुष्मिता जी कहने लगी कि बेटा तू आराम कर ले, यह ब्लाउज और पेटीकोट मैं सिल दूंगी, जाकर कमरे में आराम कर। इधर छोटी बहू ने जब यह सब देख लिया तो वह भी तिलमिला गई, और वह अक्सर ही जब भी अपनी जेठानी के पास अपनी सास को कोई काम करता हुआ देखती तो वह मन ही मन जल उठती थी, और जब अपनी सास को उसके काम में मदद करते देखती तब तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता। अगले दिन भी सुष्मिता जी को ऐसे ही बुखार आया और बहू ने उन्हें ऐसे ही गोली दे दी, और वे गोली खाकर उस समय उनका बुखार उतर गया। सुष्मिता जी तो लापरवाही कर ही रही थीं, साथ ही बहुरानी को भी अच्छा मौका मिल रहा था, और इसीलिए इस दिन तो उसने अपनी सास पर काम का दबाव भी नहीं बनाया कि कहीं उनकी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए। वह सोचने लगी कि बस आज आज की बात और है, अब इस हफ्ते तुम्हारे छोटे बेटे और बहू के पास रहेंगी तुम्हारी माँ, इसीलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वहाँ पर उनकी तबीयत खराब होगी तो वही लोग इन्हें दवाई दिलवाएंगे। अपने मन में यही सोचकर वह बस सोचती रही कि कैसे भी आज की रात कटे और कल का दिन हो। अगले दिन फिर से सुष्मिता जी को बहुत तेज बुखार चढ़ा, और दवाई खाकर जैसे ही उनका बुखार उतरा तो उन्होंने फिर से अपनी सास यानी सुष्मिता जी को छोटे बेटे और बहू की तरफ भेज दिया, क्योंकि इस बार अपनी माँ को खाना खिलाने की बारी उन दोनों की थी। सुष्मिता जी अब अपने छोटे बेटे और बहू के पास जाकर खाना खाने लगीं, लेकिन कई दिन से लापरवाही करते रहने के कारण अब उनका बुखार बहुत बढ़ गया और उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी। इसीलिए वह ढंग से काम नहीं कर पा रही थीं। कहीं न कहीं उनके बड़े बड़े पोते पोती तो यह सब कुछ समझ रहे थे, और वह अपनी अपनी माँ से कहते भी कि आप दादी की तबीयत को इतना हल्के में क्यों लेती हैं, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन वे अक्सर ही बच्चों को किसी न किसी बहाने से बहला दिया करते। अब तो जब सुष्मिता जी अपने छोटे बेटे बहू के पास खाने लगीं तो उनकी बहुरानी भी उनसे वही काम की उम्मीद करती, लेकिन जब उनके शरीर में जान ही नहीं थी तो वह कहाँ से कुछ करती। लेकिन फिर भी बहू को तो शर्म नहीं थी। उन्होंने उनके बच्चों को तैयार किया और छोटी बहू उनसे किचन में मदद करवाने का कहने लगी। अब क्योंकि उनका बुखार तो उतर गया था तो बेचारी किचन में आकर खड़ी हो गईं और उसकी मदद करवाने लगीं, लेकिन उनसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो वह अपनी छोटी बहू को कहकर अपने कमरे में जाने लगी कि बेटा मैं कल तेरा हाथ बटा दूंगी, आज मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, मैं जाकर कमरे में आराम करती हूँ। इस पर छोटी बहू और चिढ़ गई और अपनी सास से कहने लगी, बड़ी बहू के यहाँ तो तुम्हारे शरीर में फट से जान आ जाती है, घर का काम करना हो या सिलाई करनी हो तुम सब कर लेती हो, और मेरे पास आते ही ड्रामे करने लगी। क्यों, मैं क्या खाने को नहीं देती? अरे शर्म लिहाज है कि नहीं? इतना खाती हो उसके बदले थोड़ा काम कर दोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। बहू की यह सब बातें सुनकर सुष्मिता जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह उससे क्या ही कहती। बेचारी चुपचाप आकर काम करने लगी। सोचा कि शाम को बेटा आएगा तो उसे बहू की बातें बताएंगी। शाम को बेटा आया तो बेटे को बड़ी उम्मीद से उन्होंने अपनी बहू की सारी बातें बताईं, और इस वक्त भी वे बुखार से तप रही थीं। तब उन्होंने अपने बेटे को जब उसकी पत्नी के बारे में बताया तो वह अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला कि तुझे माँ से बात करने की तमीज़ नहीं है। अरे वह बीमार थी तो उन्हें कम से कम तू गोली तो दे ही सकती थी ना। माँ दवाई खाकर आराम कर लेती। आज के बाद माँ से इस तरह बात मत करना, समझी?
अपनी पत्नी को उसने अपनी माँ के सामने डांट दिया और चला गया। जाते हुए बेटे से सुष्मिता जी ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, पिछले 5 दिन से मुझे लगातार बुखार आ रहा है और अभी तक मेरा बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा। सुबह दवाई खाती हूँ तो शाम को चढ़ जाता है, शाम को दवाई खाती हूँ तो फिर अगली सुबह बुखार आ जाता है। तो मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। अपनी माँ की बात सुनकर बेटा कुछ परेशान सा हुआ, फिर अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता हुआ कमरे में चला गया। और कमरे में जब उसकी पत्नी ने अपनी नाराज़गी जताई तो वह बोला, तू भी ना बिल्कुल बेवकूफ़ है। अरे, भैया भाभी की चतुराई नहीं देखी? माँ को प्यार प्यार से तब तक बहलाते रहे जब तक हफ्ता पूरा ना हो गया। अब देखो, हमारे पास भेज दिया है कि ज़्यादा बीमार होंगी तो दवा गोली हमें ही करानी पड़ेगी। तो हम ही भला क्यों बेवकूफ़ बने? अरे, माँ को प्यार से कहकर जितना काम हो उतना करवा लिया कर, वरना तो उनसे झगड़ा और बहस मत किया कर। अपना हफ्ता पूरा होते ही माँ फिर भैया भाभी के पास चली जाएंगी और फिर तो उन लोगों को उनकी दवाई गोली करवानी ही पड़ेगी। पति की यह बात सुनकर वीना भी बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। सही कह रहे हैं आप। अब मैं भी बस दिन गिनूंगी कि कब महीना ख़त्म हो और कब इन्हें भेजूं। छोटी बहू भी अब अपनी सास से बात बात में प्यार प्यार में ही काम निकलवाती रही और ऐसे ही अपने बेटे से कहकर पड़ोस की ही एक दुकान से गोलियां मंगवाकर अपनी सास को सुबह शाम देती रही। और आखिरकार अब फिर से वह दिन आ गया जब वह अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू के पास खाना खाने वाली थी। मतलब उनकी जिम्मेदारी अब उनके बड़े बेटा और बहू की थी। जब बड़े बेटा और बहू ने यह देखा कि वे दोनों अपनी माँ से पल्ला झाड़ रहे हैं और उन्होंने भी उन्हें दवाई नहीं दिलवाई, तो बड़े बेटा और बहू भी इसी बहस में लग गए कि जब उन्होंने दवा नहीं दिलवाई तो हम क्यों दिलवाएं। और अब ऐसे ही समय बीतने लगा। उन्होंने कई बार अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, मुझे किसी डॉक्टर से दवा दिलवा ला, लेकिन उनके बेटे के कान पर जूं नहीं रेंगी। धीरे धीरे अब तो सुष्मिता जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि ना ही तो उनके मुंह से एक शब्द भी निकल रहा था और ना ही वह अपने बिस्तर से उठ पा रही थीं। यह सब देखकर भी दोनों बेटों का दिल नहीं पसीजा। वह तो भला हो ईश्वर का कि उसी दिन सुष्मिता जी की बहन का लड़का रमन उनके यहाँ पर अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आया। लेकिन जब वह घर पहुँचा तो उसने सुष्मिता जी को इस हाल में पाया। जब उसने उनकी इतनी बुरी हालत देखी तो वह परेशान हो गया और क्योंकि उसके साथ उसकी बहन भी थी तो वह फटाफट अपनी मौसी के पास गई और जाकर उन्हें पानी पिलाया और सहारा देकर बैठाने की कोशिश की। लेकिन यह क्या, जैसे ही उसने उन्हें छुआ तो उसे पता चल गया कि इन्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। इसीलिए वे दोनों घर पर आराम से बैठने की बजाय अपनी मौसी को तुरंत ही पास ही के डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी, इंजेक्शन लगाया और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने के कारण उन्होंने उनको बोतलें चढ़ाईं। और फिर जब उन्हें थोड़ी सुध आई तब जाकर उन्होंने अपनी बहन के बच्चों को देखा। सामने उन दोनों को बैठा हुआ देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी मौसी की ऐसी हालत देखकर वे दोनों भी परेशान थे। वे उन्हें शांत कराते हुए पूछने लगे कि मौसी, क्या हुआ? आप इतनी बीमार पड़ी हुई थीं। बड़ी भाभी से पूछा तो वह कहने लगी कि उन्हें आपके बारे में पता ही नहीं कि आपको बुखार भी है। भैया ऑफिस गए हुए थे। क्या हुआ, बताइए मुझे। तब उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी। अपने बेटों की ऐसी हरकत जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जो बेटे अपने पिता के सामने मुंह से आवाज़ निकालने में भी घबराते थे, पिता के जाने के बाद उन्होंने अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा कर दी जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आखिरकार जब उन्हें थोड़ा होश आया तो वह बच्चे उनसे कहने लगे कि मौसी, आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं। आप एक काम कीजिए,
आप मेरे साथ हमारे घर चलिए और वहीं पर रहिएगा। यह लोग अभी से आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि अभी तो आप इनका कितना काम करवाती हैं। कल को आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दें, तब तो यह लोग आपकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर सुष्मिता जी कुछ सोचती हुई उनसे कहने लगीं कि बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी औलाद सचमुच बहुत निकम्मी और नाकारा है, लेकिन इन्होंने अब तक मेरा प्यार ही देखा है। यह मुझे मेरे उस घर से दूर नहीं कर सकते जो मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़ कर बनाया है। मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है बेटा, लेकिन यह घर नहीं है। मेरी आत्मा बसती है इसमें। अगर जो मैं इससे दूर हुई तो मैं कभी सुख से सुकून से रह नहीं पाऊंगी। मेरे पति के साथ मेरी यादें जुड़ी हैं इस घर से। जा सकती हूँ, मानती हूँ कि मेरा बुढ़ापा है और इसीलिए मेरी बातें, मेरी खुशियाँ या मेरे आंसू किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते। शायद अब मैं किसी के लिए ज़रूरी नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे पति की यादें बहुत मायने रखती हैं। इस मतलबी दुनिया में भी अगर कोई है जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो वह मेरे पति की यादें हैं, जिनके सहारे मैं आज भी उस घर में जिंदा हूँ। अपनी मौसी की यह सब बात सुनकर वे बच्चे कहने लगे, लेकिन मौसी, कब तक इन हालात में जिंदा रह पाओगी? पता नहीं कब कौन सी अनहोनी हो जाए। वे लोग आपको मुड़कर देखने को भी तैयार नहीं हैं और आप इतनी जल्दी हार मानकर बैठ गईं। ऐसे कब तक हालात से समझौता करके बैठी रहेंगी आप? आपको अपने अधिकार के लिए बोलना ही होगा। अभी आपने ही कहा ना कि वह घर आपके बेटों का नहीं बल्कि आपके पति का है। तो आप खुद ही बताइए, क्या आपके पति आपको इन हालात में रखना चाहते थे? नहीं ना। फिर आप क्यों इन हालात में, इस स्थिति में हैं? उन बच्चों की बातें सुनकर सुष्मिता जी थोड़ी और सहज हुईं, लेकिन फिर सोचा कि कहीं ना कहीं वह बच्चे जो बातें कह रहे हैं वह पूरी तरह से सच है। उन्होंने कुछ झूठ तो नहीं कहा। फिर अपने पति की बातों को याद करने लगीं जो उन्होंने उनसे मरते वक्त की थीं। जिस दिन मनोहर बाबू की मौत हुई, उससे एक दिन पहले ही रात को मनोहर बाबू ने अपनी पत्नी को कहा था कि सुष्मिता, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात हो जाएं, लेकिन तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगी। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें वक्त और हालात से लड़ना होगा, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो। पर हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम्हारे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता। एक पल में ही वह रात जैसे फिर से सुष्मिता जी की आंखों के सामने आ गई। वह बातें सोचकर सुष्मिता जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सहसा ही वे अपने पति को याद करती हुई रोती रोती चुप हुई और बोली, मैं अपने पति की इस इच्छा को ज़रूर पूरा करूंगी। आपने कहा था ना मुझसे, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊंगी भी और खुश भी रहूंगी। आपके बिना यह ज़िंदगी जीना तो नहीं चाहती, लेकिन हाँ, यूं जानवरों की तरह घुट घुट कर कमरे में मरना भी नहीं चाहती। आपके बिना जीना भी एक सज़ा ही है, लेकिन अगर मैं यूं ही मर गई तो ऐसे बेटे और बहू को भला कौन सज़ा देगा जो अपने माँ बाप को जीते जी ऐसी स्थिति में भेज दें। एकदम से जैसे इन सब बातों से सुष्मिता जी के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ। वे डॉक्टर की दुकान से उठकर जैसे ही चलने लगीं तो उनकी बहन के बच्चे उनके साथ चलने लगे और बोले, मौसी, आप कहाँ जा रही हैं? बच्चों के पूछने पर सुष्मिता जी ने जवाब दिया, बेटा, अपनी बिगड़ी हुई औलाद को सबक सिखाने जा रही हूँ। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? फिर वह दोनों भी उनके साथ चल दिए। कुछ ही देर में वे लोग ग्राम प्रधान के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने गांव के प्रधान को सारी बात बताई कि किस तरह
उनकी औलाद निर्दयी हो गई। बीमार माँ को दवाई दिलाने के लिए भी एक दूसरे पर बातें टालते रहे और आखिरकार मरने के लिए खाट में छोड़ दिया। वह रोती हुई अपने गांव के प्रधान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गईं और वह प्रधान उन्हें सांत्वना देता हुआ बोला, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आजकल की औलाद है ही ऐसी मतलबी, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर चलिए, हम लोग आधा एक घंटे में पंचायत घर में मिलते हैं। एक घंटे में वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए। आधा एक घंटे के भीतर भीतर गांव के पंचायत भवन में पंचायत बुलाई गई। दोनों बेटों को हाजिर किया गया और ग्राम प्रधान ने सबके सामने उन माता जी यानी सुष्मिता जी को अपनी कहानी बताने को कहा और फिर से सुष्मिता जी ने सबके सामने अपनी वह दुख भरी दास्तां सुनानी शुरू की। पंचायत में बैठे आधे से ज़्यादा लोग यह सब सुनकर भावुक हो गए। इसके बाद सुष्मिता जी ने हाथ जोड़कर उन सब से यही प्रार्थना की कि बुढ़ापे में जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं मेरी औलाद के लिए किसी काम की ना रही, इसीलिए वे लोग मुझे यूं ही मरने देना चाहते हैं। लेकिन बिन समय की मौत देने वाले आखिर वे होते कौन हैं जिन्हें मैंने खुद जन्म दिया। एक बार फिर से मौत के मुंह से बचकर निकली थी मैं तब। आज वही औलाद मुझे मारने को तुली है। अगर आज यह लोग ऐसे ही रह गए तो कल को कोई भी औलाद अपने माँ बाप पर अत्याचार करने से पहले ज़रा नहीं सोचेगी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ आपसे, मेरी मदद कीजिए, कोई उपाय दीजिए। दोनों बेटे भी दोनों बहुओं के साथ भरी सभा में उपस्थित हो गए। पंचायत में पंचों के सामने सारी बात रखी गई, यहाँ तक कि पोते पोतियों को बुलाया गया। जब पोते पोतियों ने भी अपने माँ बाप के खिलाफ ही बात कही और कहा कि दादी पिछले 10-15 दिन से बीमार हैं, 2 दिन से खाट में पड़ी हैं, चलने फिरने में भी परेशानी थी उन्हें, पर फिर भी हमारे पापा मम्मी ने उन्हें दवाई तक नहीं दिलाई। बच्चों की बात सुनकर सब लोगों को यकीन हो गया और अब एक उपाय निकाला गया। गांव के सभी लोगों के सामने गांव की पंचायत ने यह फैसला किया कि मनोहर बाबू की ज़मीन उनके पुरखों की कमाई हुई थी, जिसमें मनोहर बाबू के बेटों के साथ साथ उनकी पत्नी का भी बराबर का हिस्सा है। ऐसे में यदि वे अपनी माँ को रोटी खिलाने में परेशान हो रहे हैं तो इन्हें इनका हिस्सा दे देना सबसे उचित होगा। अब तक उनके 3 खेत जिनकी कमाई को दोनों बेटे आपस में आधा आधा बांट रहे थे, उसमें एक हिस्सा सुष्मिता देवी का भी होगा और उनकी बहुओं को उनके सभी गहने लौटाने होंगे, क्योंकि जब तक यह जीवित हैं उन गहनों पर इनका स्वयं का अधिकार है। मृत्यु के बाद बेशक वे लोग उन्हें आधा आधा या जैसे भी हो बांट लें, लेकिन जब तक यह जीवित हैं वह इन्हीं की अमानत हैं। और जहाँ तक बात रही घर की, तो घर मनोहर बाबू ने अपनी कमाई से खरीदा था और उन्हीं के नाम पर है। ऐसे में उनकी मेहनत के बने हुए घर के अंदर ही उनकी पत्नी के साथ इतना अत्याचार होता रहा, बड़ी ही शर्म की बात है। अब यदि सुष्मिता देवी चाहें तो वह अपने बेटों को उस घर से बाहर करवा सकती हैं, और अगर बेटे ना माने तो पुलिस को फ़ोन कर दें। एक बार में बेटे और बहुएं सब घर के बाहर दिखाई देंगे और खेतों से आने वाली कमाई में भी 1/3 हिस्सा सुष्मिता देवी का होगा। यदि वे अपनी इस कमाई को किसी को ना देना चाहें तो कोई भी उनसे उनकी यह अमानत नहीं छीन सकता, और यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे न सिर्फ पंचायत के द्वारा बल्कि पुलिस को बुलाकर कड़ी सज़ा उनके द्वारा भी कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है। यदि गांव की पंचायत की बात नहीं मानी और अपनी मनमानी की तो मजबूरन हमें कानून का सहारा लेना होगा। पंचायत में हुई यह बात सुनकर बेटे और बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, लेकिन क्या करते, इतने लोगों के सामने वह अपनी थोड़े ही न चला सकते थे। मजबूरी में सबके सामने हाँ हाँ करते रहे, लेकिन घर आकर सब कुछ अपनी माँ से बोलेंगे यही सोच रखा था। लेकिन घर आने के बाद सुष्मिता देवी का ऐसा रूप देखेंगे यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। घर आते ही सुष्मिता देवी उनसे कहने लगी कि चलो फटाफट अपना सामान तैयार कर लो,
और तुम लोग अब इस घर में नहीं रह सकते। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। और अगर तुम नहीं माने तो मैं अभी अपने भांजे को कहकर पुलिस को बुलवाती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वे लोग उनके सामने बढ़िया बनने लगे, लेकिन सुष्मिता जी ने उन लोगों को माफ नहीं करने का फैसला किया। लेकिन अपने बच्चों की दुहाई देते हुए वे लोग उनके आगे रोने लगे कि अगर आप हमें निकाल देंगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? उनकी क्या गलती है? इन्होंने तो दुनिया देखी भी नहीं। अपने पोते पोतियों का चेहरा देखकर मजबूरन उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया, क्योंकि उनके पोते पोती ने तो उन्हीं का साथ दिया था ना। इसीलिए वे उनके साथ कोई अन्याय कैसे कर सकती थीं। अब आखिरकार उन्होंने अपने बेटे बहू को माफ़ तो कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वे दोनों जैसे रहना है वैसे रहें। अलग रहना चाहते हैं अलग रहें, एक पास रहना चाहते हैं एक पास रहें। लेकिन सुष्मिता जी खाना खाने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगी। वे लोग खुद समय से उनके लिए खाना पीना लाकर उनके कमरे में दिया करें। और साथ ही सुष्मिता जी ने यह भी कहा कि जो मेरी सबसे ज़्यादा देखभाल करेगा, जो मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखेगा, मैं उसे ही अपनी ज़मीन जायदाद और अपने गहने देकर जाऊंगी। और जैसे कुत्ते को हड्डी दिखते ही वह भागने लगता है, वैसे ही वह पैसे के लालची बेटे बहू पैसों का कहते ही, गहनों का कहते ही अपनी माँ के आगे पीछे दुम हिलाने लगे। अब तो समय से पहले छोटी बहू अगर खाना बनाकर भेज देती तो अगले दिन बड़ी बहू और जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती कि कहीं सारे गहने उसे न मिल जाएं। इधर पोते पोती जिन्हें सुष्मिता जी ने अपने ही रंग में रंग लिया था, वह अपने पोते पोतियों के साथ बैठकर उन लोगों के तमाशे देखती रहती और खुश होती रहती। और अपने बच्चों को जो नहीं सिखा पाई वह अपने पोते पोतियों को सिखाती कि बेटा यह तो नालायक निकले, लेकिन तुम इनके जैसे लालची मत बनना। अपने माँ बाप को हमेशा सम्मान देना और हमेशा उनकी इज्जत करना, क्योंकि माँ बाप जो कुछ भी करते हैं वह सब कुछ अपनी औलाद के लिए ही करते हैं। इसी तरह समय बीतने लगा और सुष्मिता जी अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।